नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012 में एसआई की भर्ती में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। इसका एक पार्ट और आएगा। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस एसआई भर्ती के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमारे पढ़ने का रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आपको आज की इस क्लास में पता लग जाएगा। देखो, मैं 2012 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करा रहा हूँ। कई लोगों का कहना ये होगा कि सर इतने सिंपल क्वेश्चंस अब तो नहीं आएंगे, तो मैं क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं पैटर्न पे जा रहा हूँ। आपको ये देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में, तो आगे किस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को एसआई के रिगार्डिंग पूरे उसके सिलेबस के एमसीक्यू को आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। भाई, पहला प्रश्न क्या है, देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग? बताना है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। अब चुनाव आयोग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे पूछेगा कि चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग में है। आपसे पूछ सकता है कि चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 15। भाग 15 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान वर्णित है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 324 से 329, आर्टिकल 324 टू 329, 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान वर्णित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो आपको बताना है चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को। कब किया गया था जी? आपका 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, सभी बातों को आपको याद रखना है। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो इसका सही आंसर आपका चुनाव आयोग हो जाएगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और इससे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी हमको आवंटित करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की कार्यालय रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन किनके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय रिक्त होता है तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त सभी। तो तंबाकू का धुआं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, निकोटीन भी होता है, बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ब्लड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जो ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट होने से रोकता है। पूरे बॉडी में ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट होने से रोक देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, और निकोटीन तो रहता ही है तंबाकू के धुआं में, साथ ही साथ बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए इसका सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा जी? इसका सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अन्वेषण, प्रभाजी आश्वन, आश्वन निस्पंदन। तो कच्चे तेल से गैसोलीन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर आपका प्रभाजी आश्वन हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रैक्शनल। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। देखो, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग दो द्रवों को अलग करने के लिए करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग दो द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है। लेकिन कंडीशंस क्या होता है? इसके लिए कंडीशन होता है दोनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होना चाहिए। कंडीशन क्या होगा? दोनों द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु, दोनों द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए? बहुत ही कम अंतर होना चाहिए। तब उस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अर्थात प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आपका दो द्रव के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होगा,
है ना। देखो यहाँ पास क्या था, दोनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम अंतर होगा तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दो द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तब आपका आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि को आपका क्या बोलते हैं जी, डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। मैंने क्या बोला, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग दो द्रव को अलग करने के लिए करते हैं। कंडीशन यह है कि दोनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होना चाहिए, बहुत कम अंतर होना चाहिए। अगर दो द्रव के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर होगा तो उस केस में आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, और कम अंतर होगा तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, अन्वेषण, प्रभाजी आसवन, आसवन या निस्पंदन। इसका सही आंसर प्रभाजी आसवन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, छोटा नाभिक। आप पूरा ऑब्जर्व करिए ना क्वेश्चन को, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या छोटा नाभिक। इसका सही आंसर आपको नाइट्रोजन। बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, देखो बल्ब में किसका प्रयोग होता है? टंगस्टन फिलामेंट का। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन, बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट होते हैं इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस जैसे कि आपका बल्ब में निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस जैसे कि आपका नाइट्रोजन व आर्गन का प्रयोग किया जाता है। मैंने बोला कि बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। तो टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन व आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि यहाँ नाइट्रोजन दिया गया इसलिए हमको आंसर क्या लगा है? नाइट्रोजन। अगर आर्गन दिया जाता तो आर्गन लगाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% में अवेलेबल है, ऑक्सीजन आपका 21% में, सभी को पता होगा। CO2 आपका 0.03% में अवेलेबल है हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में। चलो, तो क्वेश्चन क्या था? बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। और मैंने बताया बल्ब के अंदर टंगस्टन का प्रयोग होता है और टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन व आर्गन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? 600 के 3/4 भाग का 60% कितना होगा? 600 के 3/4 भाग का 60% कितना होगा? 450, 350, 270 या 370। अब ये मैथ्स के प्रश्न इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 के एसआई के एग्जाम में। तो 600 का 3/4 भाग का 60% कितना होगा? जो क्वेश्चंस बोला जा रहा है उसको मैंने लिख दिया पूरा। काट दीजिए, देखो काटो, ये 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। ठीक है, फिर काट दीजिए यहाँ पास, देखो 5 एकम 5, 120, ये आपका 120 पंचे 600 हो जाएगा। फिर काट दीजिए 4 एकम 4, 4 3 12, 30 बार जाएगा। तो क्या बचा? 30 गुना 3 गुना 3, तो 30 3 90, 90 3 270। इसका सही आंसर आपका 270 हो जाएगा। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा? जबरदस्त प्रश्न है जी। देखो जो गिवन डाटा है उसको लिखिए। देखो क्या बोला जा रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा, मतलब चोर है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, है ना। चोर 8 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहा है और पुलिस इसका पीछा कर रहा है। पुलिस क्या कर रहा है? इसका पीछा कर रहा है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा कर रहा है। कितना? 10 किलोमीटर पर आवर की गति से इसका पीछा कर रहा है। अब यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, जो आपका चोर है ना, ये किससे जी? पुलिस से। चोर है वो आपका पुलिस से कितना आगे है? आपका 100 मीटर आगे है। कितना आगे है? 100 मीटर आगे है। तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ेगा? मतलब आपको समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आपका समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले आपको निकालोगे सापेक्ष गति निकालना है। क्या निकालना है? सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति क्या होगा? सापेक्ष गति कैसे निकालोगे? जो पुलिस की गति होगा, पुलिस की गति, तो पुलिस की गति से आपको क्या करना है? चोर की गति को माइनस कर देना है। पुलिस की गति माइनस चोर की गति, तो आपको सापेक्ष गति निकल जाएगा। पुलिस की गति कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है और चोर की गति कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर है। घटा दीजिए, कितना निकल गया? 2 किलोमीटर पर आवर निकल गया। ठीक है, ये तो आपका सापेक्ष गति निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं समय। हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। क्वेश्चन पूछा गया है पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ेगा? तो समय इक्वल टू क्या होगा? समय इक्वल टू क्या होगा? आपका दूरी बटा क्या होगा जी? आपका सापेक्ष गति। ठीक है, सापेक्ष गति हो जाएगा ये। तो दूरी का वैल्यू तो दिया आपका, देखो पुलिसकर्मी जो चोर है पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, तो दूरी का वैल्यू दिया आपका 100 और सापेक्ष गति का वैल्यू आपने निकाल दिया 2 किलोमीटर
पर आवर, और यहाँ पास जो आपका चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे बोला गया, तो मतलब ऊपर का वैल्यू मीटर में दिया है और नीचे का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो नीचे के वैल्यू को किलोमीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है। तो क्या होगा आपका 100/2 गुना 5/18 हो जाएगा, होगा। सॉल्व कर इसको, तो 100 ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/18। अभी ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका 100 गुना 18/10 हो जाएगा। काट दीजिए, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 18 दाम 180, 180 सेकंड होगा। देखो ये किलोमीटर पर आवर में है ना, ऊपर में मीटर दिया है, तो जाहिर सी बात है किलोमीटर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करने के लिए मैंने 5/18 का गुना कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व किए तो कितना निकला, 180 सेकंड निकला। तो 180 सेकंड को आप 3 मिनट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3 मिनट। तो इसका सही आंसर आपका 3 मिनट होगा। तो देखो ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन आपका 3 मिनट। तो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हमने लिखा और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, मच्छर से मलेरिया, कुत्ता से क्या होगा, प्लेग, स्टिंग, फेस या रेबीज। जैसे सभी को पता है आपका मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। और कुत्ता के काटने से आपका रेबीज नामक बीमारी होता है। रेबीज आपका एक वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, जो आपका कुत्ते और बिल्लियों के, जो कुत्ते और बिल्लियों के किस पे पाया जाता है जी, आपका लार में पाया जाता है। कुत्ते और बिल्लियों के लार में पाया जाता है और इनसे बचने के लिए रेबीज का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, आपका रेबीज हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 8, 13, 20, 40, 53। देखो यहाँ जो आपका खाली स्थान है, ब्लैंक जो पोजीशन है, इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया जा रहा है आपका, देखिए 8 के बाद 13 के बाद 20 के बाद ये आपका ब्लैंक है, इसी की जगह कौन सा डिजिट आएगा बताना है। फिर 40, उसके बाद आपका 53। चलिए पहले तो देखो कितना कितना का डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस है। 13 से 8 के बीच कितने का आपका गैप है, देखिए 8, 5, 13, 5 का। 20 से 13 के बीच में कितना है आपका 7 का। इधर देख लीजिए 53 से 40 के बीच में कितना है आपका, 53 से 40 मतलब 13 है। तो देखो थोड़ा आइडिया लग रहा है, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, देखो यहाँ पास क्या करेंगे, ये 5 हो गया, फिर ये आपका 7 हो गया, ठीक है 7। अब यहाँ पास अगर मैं ले रहा हूँ, अगर मैंने नंबर लिया कितना, 20 के बाद आपका 29, ठीक है 20 के बाद आपका 29। तो 29 से अगर मैं 20 को घटाऊंगा, 29 से अगर मैं 20 को घटाऊंगा तो कितना गैप आ रहा है बताइए। 29 से 20 को घटाऊंगा तो आपका 9 आ गया। अब उसके बाद यहाँ 40 से 29 के बीच का गैप कितना आ रहा है, 40 से 29, तो कितना आ रहा है आपका 11। तो सीक्वेंस को फॉलो कर लिया, 5, 7, 9, 11, 13, 5, 7, 9, 11, 13, इसलिए इसका सही आंसर आपका 29 होगा। क्या होगा जी, आपका सही आंसर आपका 29 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 एवं 1 का औसत 6 है। चलो औसत दिया है, क्या दिया आपको, देखो 2 जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को आप लिखते चलिए। क्या क्या दिया, देखिए आपको क्या क्या दिया है, 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 9 + 7 + 1, इन सब का औसत कितना दिया है आपका, 6 दिया है। इन सब का औसत 6 दिया है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पास मैं पहले सूत्र को लिख दे रहा हूँ। औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये औसत होता है। अब देखिए यहाँ पास प्रेक्षणों का योग मैंने जोड़ दिया सबको, और इसकी संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनकी संख्या 8 है। तो गुना कर दीजिए जो दिया है इसको, 8, 6 का 48 बराबर, इसको जोड़िए, 4, 2, 6, 3, 9, 5, 14, 6, 20, 9, 29, 7, 36 + a, तो 48 = 36 + a। तो a का वैल्यू चाहिए, तो 48 - 36 कर दीजिए, a = कितना होगा आपका 12 निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। कुछ नहीं है, देखो ना 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 हम 1 का औसत 6 दिया गया, तो 6 = ये आप लगा दिए। औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इस फार्मूले में आपने लगाया, आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा जी, इसका सही आंसर आपका 12, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में चलते चलिए। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु क्या होगा, देखो अब जो गिवन डाटा है वो आपको लिखिए। क्या बोला जा रहा है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है। 10 व्यक्ति है जो कि योग सीख रहे हैं, इसकी औसत आयु कितना है जो आपका 32 वर्ष है। कितना है, 32 वर्ष है। फिर उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 हो जाएगी। अब प्रशिक्षक को भी अगर ऐड करोगे तो आपका व्यक्तियों की संख्या 11 हो जाएगा,
11 व्यक्तियों है ना, 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितना हो जाएगा, बोला जा रहा है आपका 34 वर्ष। इसमें मैंने प्रशिक्षक को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। पहले 10 था, फिर बोल रहा है कि प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो गिवन डाटा ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा आपका, 10 व्यक्तियों की कुल आयु कितना निकल जाएगा। देखो 10 व्यक्तियों की कुल आयु, 10 व्यक्तियों की कुल आयु यहाँ से कितना निकाल सकते हो आप, 32 गुना 10 इक्वल टू कितना होगा आपको, 320 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 व्यक्तियों की कुल आयु, 11 व्यक्तियों की कुल आयु कैसे निकाल सकते हो आप, आपका 34 गुना 11, ठीक है, आप निकाल सकते हो 34 गुना 11। तो 11 चौका 44 का 4 हासिल आया 3, 11 तिया 33, 33 और 3, देखो 11 चौका 44 का 4 हासिल आया आपका 4 जो है ना, 4 आएगा यहाँ पास, और 11 तिया 33, 33 और 4 37, 374। तो 11 व्यक्तियों की कुल आयु कितना निकल गया आपका, 374 निकल गया। ठीक है, तो प्रशिक्षक की आयु अगर आपको यहाँ निकालना है तो क्या करोगे, बहुत सिंपल सा है। देखो प्रशिक्षक की आयु इक्वल टू क्या होगा आपका, 374 में आप माइनस कर दीजिए कितना, 320। तो 374 में अगर आप 320 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 54। कितना आएगा आपका, 54 वर्ष। कितना आएगा, 54 वर्ष। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका 54 वर्ष होगा। और फार्मूला क्या है, व्यक्तियों की आयु का योग बटा व्यक्तियों की संख्या। ये फार्मूला हमने यूज़ किया इसी फार्मूला का, है ना। तो इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। किसी संख्या का 25% 20 है तो उस संख्या का 40% क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, जो दिया जा रहा है वो डाटा को लिखिए। देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 25% क्या आपका 20 है। ठीक है, संख्या का देखो क्या बोला जा रहा है, संख्या का 25% बराबर 20। अब माना हुआ संख्या हम लोग मानते हैं, माना हुआ संख्या क्या है आपका, ए है। माना हुआ संख्या ए है। तो बोला जा रहा है कि ए का 25%, ए गुना 25/100 इक्वल टू क्या है आपका 20 है। तो क्या होगा आपके पास, 25A/100 इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 100, 1/4 इक्वल टू 20। ऊपर में क्या आपका ए है तो A/4 इक्वल टू 20। तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकाल दीजिए, 20 चौका 80, ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 80 निकल जाएगा। तो जिन्होंने आपका पहला ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 80 निकल जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन देखो ए का वैल्यू निकला है 80, लेकिन यहाँ पास ये क्वेश्चन पूछा है कि उस संख्या का 40% क्या है। देखो यहाँ पास हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, ए का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ए का है ना 80 का हमको क्या निकालना है 40%। तो 40/100 हो जाएगा। तो ये कैंसल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर अगर 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। इसका सही आंसर कितना होगा जी आपका, इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका कितना होगा आपका, एक सेकंड ना, कुछ मिस्टेक हो गया क्या। देखो ए का वैल्यू तो हमने कितना निकाला, ए का वैल्यू हमने निकाला आपको 80 निकाला। कितना 80, तो 80 का 40%, 40/100 कर दीजिए। कुछ मिस्टेक तो हुआ क्या, ये 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 पंचे 10। तो क्या बच गया आपका 80 गुना 2/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचा 5 31, तो 16 दूनी 32 आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32। इसका सही आंसर आपका 32 हो जाएगा। ए का वैल्यू 80 आएगा, ए का वैल्यू 80 आएगा। और उसी का आपका 40% बोला जा रहा है। तो आपको 80 का 40% कितना निकलेगा, 80 गुना 40/100। देखो थोड़ा कभी कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मुझसे हो गया था देखो कैलकुलेशन करने में, काटने वाटने में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है जी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। वह घड़ी की दिशा में 60 अंश मुड़ती है और इसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में 100 अंश मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। देखो जो कंडीशन दिया जा रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करिए। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर, ये हमने डायरेक्शन बना दी, ये उत्तर को बता रहा है, ये दक्षिण को बता रहा है, ये आपका पूर्व को बता रहा है, ये आपका पश्चिम को बता रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। ये लड़की है वो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। ठीक है, उसके बाद बोले वह घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है। घड़ी की दिशा में आपका कितना जो आपका 60 अंश मुड़ती है। देखते हैं, ये घड़ी की दिशा है, तो घड़ी की दिशा में कितना मुड़ गई आपका, ये घड़ी की दिशा मुड़ गई आपका कितना 60। ठीक है, घड़ी की दिशा में कितना मुड़ गई आपका 60 मुड़ गई। इसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में 100 डिग्री मुड़ती है, 100 अंश मुड़ती है। घड़ी की उल्टी दिशा में मतलब इधर, तो घड़ी की उल्टी दिशा में कितना हो गया आपका 100, ये होगा आपका 100 मुड़ गई। कितना मुड़ गया आपका 100 अंश घूम गई वो। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। देख लीजिए, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है। तो क्या होगा जी आपका
दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन दक्षिण पूर्व। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या होगा जी आपका? दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देख लीजिए ना, ये कौन सा डायरेक्शन को बता रहा है आपका? दक्षिण और ये आपका पूर्व, तो इसका सही आंसर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या है? 1275, 1025, 1235 या 1205। सिंपल सा प्रश्न है। फार्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा, एन प्राकृत है ना, एन प्राकृतिक संख्या का योग, संख्या का योग इक्वल टू क्या होता है आपका? n + 1/2 है ना। तो कितना दिया आपका? 50 दिया, तो 50 और 50 + 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 50 यहाँ पर लिखिए आपका 50 है ना, 50 गुना क्या होगा आपका? 50 गुना क्या होगा जी आपका? 51 बटा क्या होगा आपका? 2 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 51/2। तो काट दीजिए यहाँ पास, देखिए आपका 2 एकम 2 25, तो आपका 25 गुना 51 कर दीजिए, या 51 गुना 25 कर दीजिए, कितना आएगा आपका? 51 गुना 25 आपका 5 एकम 5, मतलब आपको 1275, कितना का जब 1275 आ जाएगा। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। बस फार्मूला में बस पुटअप करना है डाटा को। n इक्वल टू क्या होता है, मतलब n प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला क्या होता है? n + 1/2 होता है। तो इसी फार्मूला में हमने पुट बस कर दिया n का वैल्यू को। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए? 2 टेबल एवं 3 कुर्सी का मूल्य 3500 है तथा 3 टेबल एवं 2 कुर्सी का मूल्य 4000 रुपये है। तो एक टेबल का मूल्य कितना है? 500, 1000, 1200 या 1500? चलो जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग पूरा कंडीशंस रखते हुए हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। देखो 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 3500 है। चलो 2 टेबल है ना, टी मतलब टेबल, 2 टेबल और 3 कुर्सी, 3 चेयर, इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य आपका 3500 है। ये पहले इक्वेशन हमने बना दिया। फिर 2 कुर्सी, उसके बाद है 3 टेबल एवं 2 कुर्सी का मूल्य 4000 है। 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य कितना है जी आपका? 4000 रुपये है। ये आपने सेकंड इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन सेकंड बना दिया। अब आपको आपका किसी भी एक का वैल्यू इक्वल कर दीजिए, या तो चेयर का वैल्यू इक्वल कर दीजिए या तो आपका टेबल का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया जी आपका, मैं इक्वेशन फर्स्ट में, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है ठीक है, इक्वेशन पहला में 2 का गुना व इक्वेशन सेकंड में 3 का गुना करने पर, क्यों गुना कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। पहले इक्वेशन फर्स्ट में 2 का गुना करिए तो कितना होगा? 40 प्लस आपका 2 का गुना करोगे 3 दूनी 86 इक्वल टू 35 दूनी कितना होता है आपका? 7000 हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड में आपको 3 का गुना करना है, तो 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 86 इक्वल टू 4 तिया आपका 12000, ये हो जाएगा, हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड दे दीजिए, इसको इक्वेशन फोर्थ दे दीजिए। अब गुना क्यों किए? अब इन दोनों वैल्यू को देखिए, 6c दोनों आपका क्या इक्वल हो गया। अब ये दोनों क्या होगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड से मैंने क्या कर दिया? घटा दिया। तो क्या होगा आपका? जब इक्वेशन 4 को थर्ड से घटाऊंगा तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 6 में 4 आपका 5t इक्वल टू क्या बचेगा? 12 में 7000 घटाओगे तो कितना होगा आपका? कितना होगा आपका? 5000। ठीक है, 7 5 12, तो टी का वैल्यू कितना निकलेगा? 5000। उसके बाद भागित 5, तो टी का वैल्यू कितना निकलेगा आपका? 1000। कितना निकलेगा जी आपका? 1000 निकलेगा। ठीक है, तो एक टेबल का मूल्य कितना है बोला गया जा रहा है, तो एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा? एक टेबल का मूल्य कितना होगा आपका? 1000 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? सेकंड ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटा कार्य कर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करते हैं तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर कितने दिनों में दोगुना कार्य पूर्ण करने लगे। अच्छा प्रश्न। देखिए क्या बोला जा रहा है आपका, यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 18 दिन में कार्य कंप्लीट करते हैं तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दिनों में दोगुना कार्य पूरा करेगा। 21 दिन, 18 दिन, 24 दिन या आपका 16 दिन। ठीक है, तो इसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, सीधा फार्मूला आपको याद रखना है। इसके लिए फार्मूला देखो, इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका? M1 गुना D1 गुना H1/W1 इक्वल टू क्या होता है आपका? M2 गुना D2 गुना H2 अपॉन आपका W2। M मतलब मशीन को बता रहा है और D मतलब किसको बता रहा है आपका? D किसको बताएगा? D आपका किसको बता रहा है जी आपका? D यहाँ पर 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस, तो D आपका डे को बता रहा है, H आपका आवर को बता रहा है और W आपका कार्य को बता रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला, इसी फार्मूला में आप लोग को आंसर पुटअप करना है। तो देखिए आपका 12 मशीन कितना दिन, तो आपका कितना दिन आपका? देखिए कितना
कितना दिन है जी आपका 18 दिन, तो 12 गुना कितना होगा जी आपका 18, है ना। यहाँ पास क्या लिखोगे आप 12 गुना 18, ये आपका फिर से लिख रहा हूँ 12 गुना 18, और कितना आवर आपका 7 आवर, तो आपने 7 लिख दिया। W1 मतलब कि यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करते, प्रतिदिन मतलब एक की बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद M2 का वैल्यू, तो 16 मशीन मतलब 16 मशीन मतलब आपका 16, M2 का वैल्यू कितना दिया आपका 16। D2 मतलब D2 का वैल्यू आपको निकालना है, देखो कितने दिनों में दोगुना कार्य पूर्ण कर लेंगे, तो D2 का वैल्यू निकालना है। और H2 का वैल्यू दिया आपका 9 घंटा, दोगुने कार्य बोल रहा है मतलब W का मान आपका 2 हो जाएगा, W का मान कितना होगा जी आपका 2 हो जाएगा। ये फार्मूला, इसी फार्मूला में रखना है। M आपका मशीन का नंबर बता रहा है, D मतलब डे अर्थात दिवस, H मतलब आवर, और W मतलब आपको कार्य हो जाएगा। अब कुछ तो नहीं करना है, तिर्यक गुना कर दीजिए, क्या होगा आपका, इसका गुना इन सबके साथ कर दीजिए, इसका गुना इनके साथ कर दीजिए, तो क्या होगा आपका 2 गुना 12 गुना 18 गुना 7 इक्वल टू क्या होगा आपका 16 गुना D2 गुना 9, ये हो जाएगा, हो गया। अब क्या करोगे, D2 का वैल्यू चाहिए, तो D2 का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को नीचे ला दीजिए, तो 2 गुना 12 गुना 18 गुना 7 बटा 16 गुना आपका 9 हो जाएगा। अब काट दीजिए भैया, D2 का वैल्यू चाहिए, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कट गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये भी कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये भी हो गया। तो कितना निकला, D2 का वैल्यू कितना निकला, देखो आपका 3 गुना 7, तो D2 का वैल्यू कितना निकला आपका 3 सत्ते 21, D2 का वैल्यू कितना निकल गया आपको 21 निकल गया। ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है याद रखना आप लोग को, M1 गुना D1 गुना H1 अपॉन W1 इक्वल टू आपका M2 गुना D2 गुना H2 अपॉन W2। M मतलब मशीन का नंबर, D मतलब दिवस, H मतलब आवर अर्थात घंटा, M2 ही आपका सेकंड मशीन का, ये D आपका दिवस, H मतलब आवर, और W2 अर्थात आपका वर्क को बता रहा है। इसी फार्मूला में आपको पुटअप करना है, देन आपको वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर आपका A ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। जबरदस्त प्रश्न, देखिए, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है, इसका सही आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा जी आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक है, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति है ना, भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक है। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक है, ये आपको याद रखना है। मुख्य प्रशासक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संघीय क्षेत्र मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रहा है, तो संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है, इसका सही आंसर आपका राष्ट्रपति। आर्टिकल 239 के आधार पर भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक, इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और आर्टिकल अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है कि जी आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के बारे में और आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति राज्य का कानूनी या संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है आपका राष्ट्रपति राज्य का कानूनी, ठीक है, कानूनी या संवैधानिक प्रमुख होता है, कानूनी या संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का कानूनी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के पहले नागरिक होता है और सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपका भारत का सर्वोच्च क्या होता है, आपका कमांडर होता है, ये आपको याद रखना है ना। अब आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन हुए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका राष्ट्रपति। आर्टिकल को ध्यान रखना, आर्टिकल 239। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक किस स्तर में पूरा किया। देखो, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी समय सचिन ने क्या किया था, अपना 100वां शतक पूरा किया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो क्रिकेट को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्रिकेट जैसे कि अभी क्या हुआ था, हमने फाइनल जीता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो क्रिकेट को अच्छे से आप लोग को पढ़ना है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक किस शहर में पूरा किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ढाका। इस क्वेश्चन का सही आंसर ढाका। वो 16 मार्च 2012 की आपका वो है बात है, 16 मार्च 2012।
ठीक है। तो 16 मार्च 2012 को ढाका के स्टेडियम में क्या किया आपका सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक पूर्ण किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ आपका ढाका में, कब आपका 16 मार्च 2012 को, किसके खिलाफ आपका बांग्लादेश के खिलाफ। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक किस शहर में पूरा किया था, आपका ढाका शहर में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी का जन्म स्थल है राजकोट, अहमदाबाद, पोरबंदर, गांधीनगर, सभी को पता होगा। महात्मा गांधी जिसको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, इसका जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को आपका पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर कहाँ जब आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, इसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी। वह माता का नाम पुतलीबाई था, है ना, वह माता का नाम पुतलीबाई था, सभी को पता होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है आपका, याद रखना आपका पोरबंदर, कहाँ जी आपका पोरबंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आपका 9 जनवरी 1915 को ये आपका दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आया था जी, आपका भारत आया था। इसीलिए आपका 9 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, आपका प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो महात्मा गांधी का जन्म स्थल है आपका पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, सभी को पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को कब दी गई थी, 1940, 1941, 1942 या 1943। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 1942 हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था। कब किया था आपका, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने ब्रिटिश शासन को खत्म करने का आह्वान किया था, है ना। और उसी को बोलते हैं आपका भारत छोड़ो की घटना, उसे क्या बोलते हैं आपको, भारत छोड़ो की घटना बोला जाता है। ठीक है, गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में अपने भाषण में करो या मरो नारा का आह्वान किया था, ये आपको ध्यान रखना है, करो या मरो। तो कौन से घटना या कौन से आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा कौन से आपका आंदोलन में दिया गया था, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और जो भारत छोड़ो का नारा, ठीक है, भारत छोड़ो का नारा आपका यूसुफ मेहर नली, है ना, याद रखना। जो आपका भारत छोड़ो का नारा, याद रखना आपका भारत छोड़ो का जो नारा है, ये आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था, आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये आपको याद रखना है जी, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को कब की गई थी, तो आपका 1942, है ना। और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ने का आह्वान किया था, है ना, आह्वान, है ना, ये बोल रहा हूँ, आह्वान किया था। ठीक है, आह्वान किया था, और इसी दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, लाला लाजपत राय ने, मदन मोहन मालवीय ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, मार्को पोलो ने, सभी को पता होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आपका मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को हुआ था, यूपी के इलाहाबाद में हुआ था जी, है ना। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कब आपका 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, है ना। और याद रखना, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महामना की उपाधि दिया गया था। महामना की उपाधि किन्हें प्रदान किया गया था, तो आपका किसको जी, आपका मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था, रविंद्रनाथ जी ने। ठीक है, याद रखना आपका रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महामना की उपाधि दिया था। और 1906 में मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना भी किया था। ठीक है, ये 1906 में इन्होंने हिंदू महासभा 1906 में हिंदू महासभा की भी उन्होंने क्या किया था, आपका स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था, 1916 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महामना की उपाधि से सम्मानित किया था। और 1906 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की भी क्या किया था, आपका स्थापना किया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और 2014 में मरणोपरांत, है ना, देश के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से इसको भी सम्मानित किया गया। कब आपका 2014 में मरणोपरांत इनको देश के जो सर्वोच्च आपका सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न से इसको सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको, आपका मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर, बताइए।
इंडिया विंस फ्रीडम, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको लिखा गया था किसके द्वारा? आपका मौलाना आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म है ना, ये 11 नवंबर 1888 को कहाँ हुआ था? आपका मक्का सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ? आपका मक्का सऊदी अरब, है ना, मक्का सऊदी अरब में हुआ था। ये 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। 1947 में स्वतंत्र भारत के 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। पहले शिक्षा मंत्री बने थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा था? मौलाना आज़ाद जी ने लिखा था, ठीक है। और 1922 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, और वो भी आपका मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत इन्हें 1922 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इसको सम्मानित किया गया था। किसको? आपका मौलाना आज़ाद को, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका मौलाना आज़ाद। 2012 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें एसआई के एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा जो भारत का जो आपका वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च को आपका समाप्त होती है, और इस अवधि में आय अर्जित की जाती है, उसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं, ठीक है। इस अवधि में आपका आय जितना अर्जित होगा उसी को बोलते हैं आपका वित्तीय वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है आपका 1 अप्रैल से। अच्छे से इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1000, 1024, 1048, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा प्रश्न है भैया, जो 1 किलो बाइट है आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। डेटा मापने के लिए आपका उपयोग किए जाने वाले माप की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपका बीट होती है, ठीक है। डेटा मापने के लिए यूज़ की जाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपका बीट होती है। और एक बाइट इक्वल टू क्या होता है? जब आपका 8 बीट होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। उसी प्रकार 1 किलो बाइट इक्वल टू कितना होता है? आपका 1024 बाइट होता है। कितना होता है? जब आपका 1024 बाइट होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 किलो बाइट। कितना होता है जी? 1024 किलो बाइट होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट अर्थात 1024 बाइट्स हो जाएगा। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, ध्वनि सबसे तेज चलती है। देखो ध्वनि होती है, साउंड है ना, ध्वनि एक आपका यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि आपका देखा जाए तो आपका 3 प्रकार का होता है, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि को बोलते हैं इनऑडिबल, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और श्रव्य ध्वनि जिसको हम लोग सुन सकते हैं, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। और आपका जो पराश्रव्य जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? ध्वनि सबसे तेज चलती है आपका ऑप्शन के हिसाब से स्टील में, ठीक है। जो ध्वनि का स्पीड होता है, ध्वनि का स्पीड आपका ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस के बाद आपका द्रव में होता है, द्रव के बाद आपका गैस में होता है। तो इन सभी में देखिए, इन सभी में आपका किस में होगा? स्टील किस में आएगा? आपका ठोस में। तो ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? आपका स्टील में। मैंने बताया जो साउंड होते हैं बेसिकली आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ऑडिबल है ना, ऑडिबल अर्थात श्रव्य ध्वनि, दूसरा इनऑडिबल अर्थात अश्रव्य ध्वनि, और तीसरा आपका पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे श्रव्य ध्वनि, इसको बोलेंगे अश्रव्य ध्वनि, और इसको बोलेंगे हम लोग पराश्रव्य ध्वनि। क्या बोलेंगे? पराश्रव्य ध्वनि। तो जो श्रव्य ध्वनि होते हैं इसकी जो आवृत्ति होता है ये आपका कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। और इनऑडिबल इसकी आवृत्ति आपका 20 हर्ट्ज से कम होती है, और अल्ट्रासाउंड इसकी आवृत्ति आपका 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? आपका ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन स्टील हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन बम किन सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम परमाणु विघटन, परमाणु विस्फोट, परमाणु संलयन, श्रृंखला विक्रिया। तो जो हाइड्रोजन बम है ना, ये आपका परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोला जाता है। तो याद रखना, आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका परमाणु संलयन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं? सीबीआई है। देखो एसआई का पेपर दे रहे हो मतलब यहाँ से क्वेश्चन आगे ही आएगा इस प्रकार से। तो सीबीआई केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय निवेश ब्यूरो, केंद्रीय अधोसंरचना ब्यूरो। देखिए सीबीआई क्या होता है? तो सीबीआई क्या हो जाएगा? सीबीआई होगा आपका, याद रखना, सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, है ना, ये क्या होता है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन कौन सी है। सीबीआई एवं एनआईए, सीबीआई एवं आईबी, आईबी एवं ब्लू और एनआईए एवं आईबी। चलो इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, फेसबुक क्या है। एक किताब जो मानव चेहरे का वर्णन करती है, एक गोपनीय किताब, अपराधियों से संबंधित, सामाजिक वेबसाइट या व्यापार बढ़ोतरी के लिए वेबसाइट। इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक वेबसाइट। जो फेसबुक है ना, ये क्या है जी, एक सामाजिक वेबसाइट है, सभी को पता ही होगा क्या है। इसका सही आंसर आपका सामाजिक वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो अगर आपसे पूछेगा कि फेसबुक की स्थापना 2004 में किया गया था, फेसबुक की स्थापना 2004 में किया गया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, वहाँ इसका मुख्यालय है। किसका, जब का फेसबुक का स्थापना 2004 में हुआ है। एक आपका सामाजिक वेबसाइट है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 20 सेकंड, 52 सेकंड, 34 सेकंड या 45 सेकंड। राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकंड लगता है। इसकी रचना बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 24 जनवरी 1950 को इसे हमारे देश के राष्ट्रगान के रूप में संविधान द्वारा अपनाया भी गया था, ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था, तो ध्यान रखना 1911 में, ठीक है। 1911 में सबसे पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आपको, राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। सैम पित्रोदा, सुबीर गोकरण, केसी चक्रवर्ती या डी सुब्बा राव। देखो उस समय के क्वेश्चंस के, उस समय के जो वो थे गवर्नर थे, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, है ना। कौन है जी आपका वर्तमान में, कौन है आपका, शक्तिकांत, ठीक है, शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है आपका, शक्तिकांत दास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट के तहत हुआ है ना। और अगर आपसे पूछेगा आरबीआई का सबसे पहले गवर्नर, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आपका आरबीआई के पहले गवर्नर थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। वर्तमान में तो आपका शक्तिकांत जी है। और ये जो क्वेश्चन उस समय के हिसाब से पूछा गया था, ठीक है। तो ये आज मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूँ। बस देखो ये क्वेश्चंस तो बहुत पहले के 2012 के, लेकिन इसके माध्यम से आप लोग को ध्यान देना है क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ना, एजेंसी से क्वेश्चन आ गए, गुप्तचर एजेंसी कौन सा है, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया, पुलिस और चोर का रिगार्डिंग से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। साइंस से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। आपको निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आप थोड़ा देखिए, कंसिडर करिए, ऑब्जर्व करिए और तैयारी करिए कि हाँ आगे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब कुछ दिन बाद मैं आप लोग को मॉडल प्रश्न पत्र भी प्रोवाइड करूंगा और लाइक भी आप लोग का क्लास लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।